जेठानी की तकलीफ देखकर देवरानी ने किया बड़ा त्याग। अस्पताल के एक कमरे में बेड पर सीमा लेटी हुई है। उसे धीरे धीरे होश आता है। उसके सामने एक नर्स खड़ी है। सीमा घबराकर नर्स की ओर देखती है। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे दिखाइए ना, बेटा हुआ है कि बेटी? मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। आपका बच्चा तो हमें माफ कर दीजिए, आपका मिसकैरेज हो गया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हो। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगी। मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर सीमा पास में रखा चाकू उठा लेती है और अपनी गर्दन पर रख लेती है। यह देखकर नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है और बाहर आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर पास वाले कमरे में भर्ती सीमा की देवरानियां आ जाती हैं। अरे जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? उसे नीचे रखिए। हाँ, ये नर्स झूठ बोल रही है जेठानी जी। आपको पता है, आपको एक नहीं 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, और वो भी दोनों लड्डू गोपाल हैं, दोनों बेटे हैं। आप पहले इस चाकू को नीचे रखो। पर देवरानी जी, आप लोगों ने सुना ना, ये नर्स तो कह रही है कि मेरा बच्चा हम नहीं रहा। अरे आप हमारी बात का भरोसा करो। ये कहकर पूजा और शिखा नर्स को कुछ इशारा करती हैं और कमरे के बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों अपनी छाती से एक एक बच्चा लगाए हुए कमरे में लौटती हैं और बच्चों को सीमा की गोद में रख देती हैं। ये लीजिए जेठानी जी, आपका बड़ा बेटा, आपका राज दुलारा। अब जी भर के प्यार करो इसे। और ये लीजिए आपका छोटा राज दुलारा। लो, इस पर भी अपनी ममता लुटाओ। अब आप माँ हो इनकी। दोनों बच्चों को देखते ही सीमा उन्हें अपनी छाती से चिपका लेती है। शिखा और पूजा अपनी आंखों में आंसू भरकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। बाहर नर्स पहले से ही खड़ी होती है। मेरे इतने साल की नौकरी में मैंने पहली बार देखा है कि जेठानी की तकलीफ देखकर देवरानियों ने इतना बड़ा त्याग किया है। आखिर क्या था वो त्याग, और ऐसा क्या हुआ जो देवरानियों को अपनी जेठानी के लिए इतना बड़ा त्याग करना पड़ा? कौन सच बोल रहा था, नर्स या देवरानियां? कुछ समय पहले इसी अस्पताल के एक दूसरे कमरे में सीमा लेटी हुई है। कमरे के बाहर उसकी सास, ससुर और उसका पति डॉक्टर से बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी बहू का ये दूसरा मिसकैरेज है। उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर अब ये हादसा उनके साथ एक और बार हुआ तो उनकी जिंदगी में फिर कभी भी माँ बनना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आप कहना क्या चाहती हैं कि हम इसका ध्यान नहीं रखते? ध्यान रखते हैं तभी तो अस्पताल लेकर आए हैं इतनी जल्दी में। ये इसके कर्मों का फल है जो ये भुगत रही है। और क्या, जो इसके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है उसका क्या, हम ही तो कर रहे हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अब आप लोगों को इनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे मरीज भी देखने हैं। आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सीमा का पति गुस्से में अपनी माँ और पिता की तरफ देखता है। अस्पताल में कॉरिडोर में खामोशी छाई हुई है। और अब आप लोगों को तसल्ली मिल गई ना, मेरी जिंदगी बर्बाद करके एक बिना पढ़ी लिखी का कम अकल वाली लड़की के साथ शादी कराकर चैन नहीं पड़ा, जो अब ये मुझे बाप बनने का सुख भी नहीं दे सकती। अरे मुझे क्या पता था कि एक दुकान के बदले मुझे जिंदगी भर इसको सहना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या करें, तेरे बाबूजी भी मजबूर थे। इसके बाप ने तेरे बाबूजी के सामने शर्त जो रख दी थी। शांति की बात सुनकर राकेश के चेहरे पर नाराजगी और बढ़ जाती है। तभी सभी के मन में वो पुराना दिन ताजा हो जाता है। अरे शोभा लाल जी, अगर आपको हमारी दुकान चाहिए तो आपके बेटे को हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, तभी हम आपको अपनी दुकान फ्री में दे देंगे और उसका किराया भी नहीं लेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रामचंद्र जी? कहाँ मेरा बेटा और कहाँ आपकी बेटी? ना आपकी बेटी सुंदर है, ना पढ़ी लिखी है। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। देखिए, आप खुद ही सोच लीजिए, या तो आप दुकान का किराया दीजिए या फिर मेरी बेटी के साथ अपने बड़े बेटे की शादी कीजिए। रामचंद्र की उस शर्त के आगे आखिरकार परिवार को झुकना पड़ा और राकेश सीमा की शादी हो गई। वक्त बीत गया, लेकिन इस फैसले का असर आज भी इस परिवार की जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद था। और बस बेटा, हमारे पास तब इतने पैसे भी तो नहीं थे
तुम्हारे पिताजी को उस रामचंद्र की शर्त के आगे झुकना पड़ा। हमें माफ कर दो बेटा। अब क्या ही बोलूं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है आप लोगों ने। पिताजी, माँ जी, चलो कम से कम इसके आने का एक फायदा तो हुआ कि उसकी एक दुकान से आज हमारे पास इतनी सारी दुकानें हैं और हम गरीबी से लाखों कोस दूर हैं। हाँ बेटा, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब सब बातें छोड़ो, इसको घर भी तो लेकर जाना है। चलो सब लोग घर चलते हैं। ये कहकर शोभालाल, शांति और राकेश सीमा को लेकर घर पहुंचते हैं। वहां सीमा की नंद पहले से ही उन सब का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, बाबूजी, भैया, आप लोग आ गए। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। भाभी ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की? बच्चा ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, एक बार फिर से उसने अपना बच्चा खो दिया और सारा इल्जाम हम लोगों के सिर आ गया। डॉक्टर को लगता है कि हम इसका ख्याल ही नहीं रखते। कौन बताए कि खुद ही पागल है ये। क्या? एक बार फिर से इसने बच्चा खो दिया? अरे इसकी वजह से हमारे घर को चिराग मिलेगा भी कि नहीं? किसी काम की नहीं है माँ। भाभी, आपको अपना ख्याल तो रखना चाहिए कम से कम, अगर आप घर का ख्याल नहीं रख सकती ठीक से तो। सीमा चुपचाप एक किनारे खड़ी होकर रोती रोती ये सब सुन रही होती है। फिर सभी अपना ड्रेस बदलकर हॉल रूम में आते हैं। तभी उसका पति उससे कहता है, आप चुपचाप बुद्ध बनकर क्या खड़ी हो, जाओ हम सबके लिए पानी लेकर आओ। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है, अस्पताल में खड़े खड़े थक गए हैं हम। माँ बाबूजी भी सुबह से खड़े हैं। और फिर ये मत कहना कि हम तुम पर अत्याचार करते हैं। जरा सा पानी मांग लिया तो ये मत कहना कि हम तुम पर अत्याचार करते हैं। सीमा ये सब सुनकर चुपचाप किचन में चली जाती है। पानी का गिलास निकालते निकालते वो अपने आंसू पोंछती है और मनी मन सोचने लगती है, मैंने अपना बच्चा खो दिया है और यहाँ पर किसी को उस चीज का दुख ही नहीं है। किसी को मेरे बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। कैसा परिवार है। ये कहकर सीमा रो पड़ती है। फिर हॉल में बैठे सभी लोगों के लिए पानी लेकर आती है। और महारानी, 4 ग्लास पानी लाने में इतना देर करती हो? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से कुएं से पानी निकालना था। माँ जी, वो मैं थोड़ी सी शरीर में कमजोरी महसूस कर रही थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। हाँ हाँ ठीक है, अब ये इतना भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है। हमारे जमाने में तो ऐसी बातें होती रहती थी और औरतें तो किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। तभी सीमा की नंद बहुत खुश होकर एक नई खबर सुनाती है। माँ ये सब छोड़ो, आपको पता है छोटी भाभीियों का फोन आया था। आज दोनों भैया और भाभियाँ छुट्टी से घर वापस लौट रहे हैं। क्या सच में? चलो अब हमारे घर की रौनक फिर वापस आ जाएगी। हमारी दोनों सुंदर और पढ़ी लिखी बहुएं घर वापस आ रही हैं। हाँ बाबूजी, वैसे भी इस मनहूस का चेहरा देखकर तो मेरा दिन पूरा खराब हो जाता है। चलो दोनों छोटे भाई आ जाएंगे, उनके साथ मन लगा रहेगा। अरे महारानी, अब तुम खड़े खड़े बस यहाँ सुनती ही रहोगी या मेरी बहुओं के लिए जाकर रसोई में कुछ अच्छा पकवान भी बनाओगी? जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। ये कहकर सीमा किचन में चली जाती है और हॉल में बैठे सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। उधर थकी हुई सीमा धीरे धीरे सब्जी काटते हुए सोचने लगती है, आज शाम को मेरी देवरानियां आ जाएंगी इस घर में। मेरी दोनों देवरानियां ही तो ऐसी हैं जो मुझे समझती हैं और सच्चे दिल से प्यार करती हैं, और मेरे दोनों देवर भी बहुत अच्छे हैं। ये सोचते सोचते सीमा धीरे धीरे पूरा खाना बनाती है। शाम का वक्त होता है और उसके देवर और देवरानियां घर वापस आते हैं। उन्हें देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे मेरे प्यारे बेटे और बहुएं आ गए। ऐसा लग रहा है मानो घर में रौनक आ गई है। हमारे घर में तो एक मनहूस ने मनहूसियत फैला रखी है। सच में ऐसा लग रहा है दिल को सुकून मिल गया। आओ चलो, तुम लोग बहुत थक गए होगे, आराम कर लो। मेरी प्यारी बहुएं, तुम दोनों घर में नहीं रहती हो तो घर में मनहूसियत आ जाती है। हाँ भाभी, वाकई आप लोगों के साथ एक अलग ही मजा आता है। दोनों देवरानियां और दोनों देवर अंदर आते हैं। दोनों बहुएं बड़ों के पैर छूती हैं और नंद को गले लगाती हैं। इधर उधर देखते हुए खोजने लगती हैं। अरे सब लोग यहाँ हैं, जेठानी जी कहीं नहीं दिख रही। कितने दिन हो गए उन्हें देखे हुए। हाँ, उनकी तबीयत के बारे में हमें पता चला। अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए बोला है ना? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा झिझक जाते हैं। शांति रसोई की तरफ झांकते हुए जवाब देती है, अरे हाँ, अभी तक आराम ही कर रही थी, बस अभी उठकर गई है रसोई में। मैंने तो कितना मना किया। भाभी, बड़ी भाभी किसी की बात सुनती ही कहाँ है, अपने मन का ही तो करती है हमेशा। अरे आप लोग उन्हें छोड़ो, ये बताओ हमारी गिफ्ट्स कहाँ हैं? आप सबके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, अभी देते हैं, जरा सब्र कीजिए। हम गिफ्ट्स लाना कैसे भूल सकते हैं? ये कहकर पूजा और शिखा अपना बैग खोलकर सबके लिए लाया हुआ सामान दिखाने लगती हैं। पूरा परिवार सामने बैठकर अपने अपने गिफ्ट का इंतजार करने लगता है। लीजिए बाबूजी, हम जहाँ घूमने गए थे ना, वहाँ की बहुत फेमस दुकान का सूट है। अरे बहू, बहुत बहुत थैंक यू। ये तुम दोनों मेरे लिए इतना अच्छा सूट लाई हो। भगवान मेरी बहुओं का भला करे। देखिए भैया, और ये आपके लिए लाए हैं। ये भी उसी दुकान का सूट है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा।
मैं इसे जल्दी ही किसी फंक्शन में पहन लूंगा। मुझे तो बहुत पसंद आया अपना सूट। माँ जी, ये आपके लिए साड़ी खास बनती है। ऐसी साड़ी आपकी पूरी सहेलियों में आपको कहीं नहीं दिखेगी। तभी शिखा अपनी नंद की तरफ बढ़ती है। और नंद जी, ये आपका सूट है और आपके लिए एक नहीं दो सूट लाए हैं हम। जाइए पहनकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। भाभी, आप दोनों ने तो आज मेरा मन खुश कर दिया। सच में आप हैं तो इस घर में रौनक है। तभी शिखा और पूजा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैं जेठानी जी को भी उनकी साड़ी देकर आती हूँ, वो भी तो देखें कि हम उनके लिए क्या लाए हैं। साथ देने की क्या जरूरत है, कौन सा वो कहीं जाती है, पूरा टाइम घर पर ही तो रहती है। पागलों की तरह एक ही साड़ी पहनकर घूमती रहती है। मुझे दिखाओ उसके लिए कौन सी साड़ी लाई हो। पूजा झिझकते हुए सीमा के लिए लाई हुई साड़ी अपनी सास की तरफ बढ़ा देती है। पर माँ जी, ये साड़ी तो हमने सोचा था हम दीदी को देंगे, उन पर ये रंग बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे दे दो ये साड़ी। क्या ही करेगी वो इतनी महंगी साड़ी का। कौन सा वो कहीं जाती है, घर में पागलों की तरह घूमती ही रहती है। ये कहकर शांति साड़ी अपने पास रख लेती है। शिखा और पूजा एक दूसरे को देखती हैं और फिर रसोई की तरफ जाने लगती हैं। ठीक है माँ जी, आप रख लीजिए साड़ी। हम जरा रसोई की तरफ होकर आते हैं, थक गए हैं, हाथ पैर धोकर थोड़ा पानी पी ले। उधर उनके पति भी उठते हुए अपने कमरों की तरफ जाने लगते हैं। हाँ, अब आप सब बैठिए, हम भी जाकर कपड़े बदलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, शाम को खाने पर आप सबसे मिलकर फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ये कहकर राकेश और विनोद अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर दोनों देवरानियां अपना बैग लेकर रसोई में पहुंचती हैं, जहां सीमा आटा गूंथ रही होती है। अरे भाभी, आप इस हालत में आटा गूंथ रही हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। सच में इस घर के लोगों में बिल्कुल भी दया नहीं है क्या? हम नहीं जानते क्या सब लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पर हमें चुप रहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान जो करना आता है, और उसी सम्मान की वजह से हम उनसे जुबान नहीं लड़ा सकते। पर ये लोग कुत्ते की दुम है, टेढ़ी के टेढ़े। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद से ये कर रही थी, मुझसे किसी ने नहीं कहा। तुम दोनों गलत समझ रही हो। शिखा सीमा के हाथ से आटे की परात ले लेती है। अच्छा चलिए, ये छोड़िए, अब हम आ गए हैं ना, आपका सारा काम अब हम बांटेंगे, हम करेंगे। अब बहुत हो गया आप पर अत्याचार। हाँ, अब आपकी तकलीफ बहुत हो गई, अब आपके लिए त्याग की बारी हमारी है। चलिए जल्दी से हाथ धोकर आइए ना, आपको हमें कुछ दिखाना है। वैसे भी आपके लिए इस घर में कभी कोई कुछ नहीं लाता। सीमा हाथ धोने चली जाती है। उधर पूजा अपने बैग से एक पैकेट निकालती है। इसमें क्या है, और तुम दोनों ने ये बाहर क्यों नहीं दिया माँ जी को? मेरे लिए क्यों लाए? माँ जी को हमें जो देना था हम दे चुके। ये साड़ी हम आपके लिए लाए हैं, चुपचाप रखो इसे। पूजा पैकेट सीमा के हाथ पर रख देती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी सुंदर साड़ी पहनकर। मैं तो ऐसे महंगे कपड़े भी नहीं पहनती। सारी बातें छोड़िए, अब ये बताइए आपको कैसी लगी? हमने बहुत प्यार से आपके लिए ली है, बहुत प्यारी साड़ी है। मैं बहुत सालों से ऐसी साड़ी नहीं पहनी हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपको पता है, हमें पता था कि माँ जी आपका नाम सुनते ही वो साड़ी ले लेंगी, इसीलिए हम माँ जी के लिए 2 साड़ियाँ लाए थे। उनमें से एक साड़ी में हमने आपका नाम लगा दिया, और हमने जैसा सोचा था माँ जी ने झट से ले ली। आदत से मजबूर है वो। ये सुनकर तीनों हंसने लगती हैं। काफी दिनों बाद सीमा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। आप ऐसे हंसती रहा कीजिए, कितनी अच्छी लगती है। और कभी कभी अपने बारे में भी सोचा कीजिए। ये बलिदान की मूर्ति बनने का कोई फायदा नहीं होता। जब हम आए थे तब आप कितनी खुश रहती थी। इन लोगों के अत्याचार ने तो आपको बिल्कुल बदल दिया। सच में मुझे तो अभी तक याद है, जब मैं पहले दिन इस घर में आई थी बहू बनकर, और माँ जी ने मुझे पहले ही दिन सब लोगों का खाना बनाने को बोल दिया था। और मुझे कहाँ खाना बनाना आता था? तब आपने पूरा खाना बनाया था और सबको बोला था कि मैंने खाना बनाया है। और मेरे साथ तो क्या ही हुआ था, नंद जी ने तो मुझे अपनी सारी सहेलियों के सामने भजन गाने को बोल दिया था। मैं हॉस्टल की लड़की, मुझे क्या पता भजन कैसे गाते हैं। तब जेठानी जी ने मुझे भजन लिख कर दिए थे और याद भी कराए थे। सच में आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है। अब इस घर में आपको हम प्यार और सम्मान देंगे। ये कहकर पूजा सीमा को गले से लगा लेती है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। इस घर में तुम दोनों ही तो हो जो मुझे समझती हो। तुम दोनों मेरी देवरानियां नहीं, मेरी बहनें हो। इसी तरह तीनों देवरानी जेठानियां का प्यार बढ़ता जाता है। समय बीतता है और एक दिन अचानक रसोई में काम करते हुए सीमा को चक्कर आ जाता है। सीमा अचानक लड़खड़ाती और जमीन पर गिर पड़ती है। उसे गिरता हुआ देखकर पूजा और शिखा घबरा जाती हैं। जेठानी जी, आपको क्या हो गया? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। शिखा तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पहुंचते हैं और सीमा का चेकअप करते हैं। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। लेकिन आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी डॉक्टर साहब, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप हमें सारी दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए। हाँ, आज से जेठानी जी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब हम इन्हें कोई भी काम नहीं करने देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे।
चलिए अब आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद पूरा परिवार सीमा के कमरे में इकट्ठा हो जाता है। सीमा बिस्तर पर लेटी हुई है, पूजा और शिखा उसके पास बैठी हैं, जबकि बाकी परिवार सामने खड़ा है। मुझे इस बार किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इस बार मुझे मेरा बच्चा चाहिए। माँ, इस औरत को समझा दो कि इस बार इसे बहुत ध्यान देना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा, मेरे समझाने से क्या होगा, इसको करना तो अपने मन का ही है, अब सब भगवान भरोसे है। ये सब सुनकर पूजा और शिखा एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अरे डॉक्टर ने जेठानी जी को टेंशन लेने से मना किया, प्लीज आप लोग अभी से उनको टेंशन मत दीजिए। हम दोनों है ना, हम दोनों उनका ख्याल रखेंगे। हाँ, हम दोनों उनका ख्याल रखेंगे। अब हमारी बारी है, अब हम जेठानी जी को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। ये कहकर पूजा और शिखा सीमा को गले से लगा लेती हैं। पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला जाता है। धीरे धीरे 8 महीना बीतते हैं और एक दिन अचानक सीमा के पास उसके पिताजी का फोन आता है। पिताजी, आज आपने इतने टाइम बाद अपनी बेटी को कैसे याद किया? बेटा, मुझे टीबी की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर मैं अभी नहीं आ सकती पिताजी, आपको तो पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ, क्या पता मैं तुमसे कल मिलूं ना मिलूं। ये कहकर सीमा के पिता फोन काट देते हैं। इधर सीमा घबराकर हॉल में बैठी अपनी सास और नंद के पास जाती है। माँ जी, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उन्हें देखने जा सकती हूँ? नहीं, ऐसी हालत में तुझे कहीं नहीं जाना है। मैं नहीं चाहती इस बार भी तू मेरे बेटे के बच्चे के साथ कुछ बुरा कर दे। पर माँ जी, अगर मेरे बापूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, इसको जो करना है करने दो। वैसे भी ये बड़ी भाभी कभी किसी की सुनती ही कहाँ है, पागल जो है। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा, वैसे भी इस पागल का क्या भरोसा। जा, तुम्हें जो करना है करो जाकर। ये कहकर दोनों माँ बेटी वहां से उठकर अपने कमरों में चली जाती हैं। सीमा सोच में पड़ जाती है। दोनों देवरानियां भी घर में नहीं है, वरना मैं उनके साथ ही चली जाती। मैं जल्दी से बाबूजी को देखकर शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। ये सोचकर सीमा घर से बाहर आकर एक ऑटो करती है और अपने बाबूजी के घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आता है और सीमा के पेट में जोर का झटका लगता है। भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे अस्पताल पहुंचा दो। ये कहकर सीमा दर्द से कराहने लगती है और ऑटो वाला उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए, ये हमारी ऑटो में बैठी थी, गर्भवती है, इन्हें दिक्कत हो रही है, जल्दी से इलाज देखिए। भाई, इनके परिवार को बुलाया है या आपने नहीं बुलाया, वरना हमें इलाज करने में दिक्कत होगी। अरे जी, हमने इनके फोन से नंबर निकालकर इनके पति के नाम से जो नंबर था उसमें फोन करके इन्हें बता दिया है, वो लोग आते होंगे। हाँ ठीक है, हम जल्दी इनका इलाज शुरू करते हैं। ये कहकर डॉक्टर सीमा को अंदर ले जाते हैं और थोड़ी देर में ऑटो वाले के जाने के बाद सीमा का पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताते हैं, देखिए आप लोग मरीज की फैमिली हैं। हाँ, आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए, उनका मिसकैरेज हो गया। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। हे भगवान, एक बार फिर हमारे घर का चिराग ले डूबी, अब हम क्या करेंगे? इस मनहूस ने तो हमारे पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आपको तो इस वक्त अपनी बहू का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत सदमे में है और अब वो फिर कभी माँ भी नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इधर पूजा और शिखा आंखों में आंसू लिए हुए अपनी जेठानी को कमरे के बाहर से देख रही होती है। तभी उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे माँ, भैया इधर आओ, देखो दोनों भाभीियों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। अभी तो 1 महीना बाकी था। हे भगवान, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ। इसका काला साया कब हमारे घर से दूर होगा। तभी विनोद और अशोक डॉक्टर और नर्सों को बुलाकर लाते हैं। वो लोग दोनों बहुओं को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद मुबारक हो, आपको दोनों बहुओं ने बेटों को जन्म दिया है। ये सुनते ही पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। उधर शिखा और पूजा को उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो दोनों अपने बच्चों के पालनों की ओर देखती हैं और फिर एक दूसरे को देखती हैं। आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है, काश ये खुशी जेठानी जी को भी मिली होती। पता है, इनको ये बच्चा चाहिए भी नहीं था। ये चाहते थे कि हम अपनी लाइफ में और सेटल हो जाएं। हम तो दोबारा भी माँ बन सकते हैं, पर तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? जेठानी जी अब कभी माँ नहीं बन पाएंगी। आपको पता है एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई? जब मैं नई आई थी तब एक रात मुझे फीवर आ गया था। जेठानी जी ने पूरी रात बैठकर मेरी पट्टियां बदली थी। वो तब प्रेग्नेंट थी और पूरी रात बैठने की वजह से उनका मिसकैरेज हुआ था। जेठानी जी ने हमारे लिए बहुत बलिदान किए हैं। अब उनकी तकलीफ दूर करने की बारी हमारी है। हाँ सच, अब त्याग करने की बारी हमारी है। ये कहकर दोनों धीरे से उठती हैं और अपने अपने बच्चे उठाकर अपनी जेठानी के कमरे की तरफ जाती हैं।
आखिर क्या था ये त्याग जिसके बारे में दोनों देवरानियां बात कर रही थी? क्या उनका यह बलिदान उनकी जेठानी के दर्द को कम कर पाएगा? आखिर अपनी जेठानी की तकलीफ दूर करने के लिए वो क्या करने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का अगला भावुक मोड़। उधर जेठानी के कमरे में सीमा बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछ रही होती है। उसके चेहरे पर दर्द, बेचैनी और मां बनने का अधूरा सपना साफ दिखाई दे रहा होता है। मेरा बच्चा कहाँ है? लाओ ना मेरा बच्चा, मैं उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी। दो ना मुझे मेरा बच्चा। आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है मैडम, हम उसे नहीं बचा पाए। ये क्या कह रही हो? मेरा बच्चा? तुमने मेरे बच्चे को कहीं छुपाया? मुझे जल्दी से बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, वरना मैं बता रही हूँ मैं अपने आप को मार दूंगी। ये कहकर सीमा पास में रखा चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर लगा लेती है। तभी शिखा और पूजा बच्चों को लेकर कमरे में आ जाती है। जेठानी जी, आप क्या कर रही हो? वो चाकू फेंकिए यहाँ से। देखो ना देवरानी जी, नर्स कह रही है कि मेरा बच्चा मर गया है। मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? मेरा बच्चा नहीं मर सकता। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा बच्चा भी जिंदा है। ये कहकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। ये नर्स को गलतफहमी हुई है जेठानी जी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। और तो और आपको पता है, आपको एक नहीं दो राजकुमार हुए, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। सच कह रही हो तुम दोनों? मैं तो कह ही रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। सीमा की आंखों में चमक लौट आती है। वो बच्चों की तरफ देखने लगती है। ये मेरे बच्चे हैं ना? तो लाओ ना, इन्हें मुझे दे दो। तुम लोगों ने क्यों लिए? मुझे दो ना। हाँ, आप माँ हो, आपके पास ही जाएंगे ये बच्चे। ये लीजिए। ये कहकर शिखा और पूजा आंखों में आंसू लिए अपने अपने बच्चे सीमा के हाथों में एक एक करके रख देती हैं। सीमा दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लेती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानियां कमरे से बाहर निकलती हैं, जहां शांति और रीना पहले से खड़ी होती हैं। ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? ऐसे अपना बच्चा किसी को कोई देता है क्या? हाँ भाभी, ये भी कोई त्याग करने की चीज है। आप लोग क्या चाहते हो कि आपके बच्चों को एक पागल माँ पाले? ऐसा मत कहिए नंद जी, ये हमारा डिसीजन है। जेठानी जी के लिए बहुत जरूरी है, वरना ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों को जेठानी जी बहुत अच्छे संस्कार देंगी। मुझे क्या, करो जो करना है, तुम दोनों की मर्जी। बाद में मुझसे मत कहना जब तुम्हारे सामने ही तुम्हारा बच्चा किसी पागल को माँ कहेगा। माँ जी प्लीज ये सब मत बोलिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर पूजा और शिखा घर वापस चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद जेठानी और बच्चे घर आ जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं और दोनों बच्चे कमरे में होते हैं। तभी बच्चे रोने लगते हैं। देखो ना देवरानी जी, बच्चे चुप ही नहीं हो रहे, रोए जा रहे हैं। आपने बच्चों को दूध पिला दिया है ना? देवरानी जी, मैं इतना कोशिश करती हूँ पर मैं बच्चों को दूध पिला ही नहीं पा रही, क्या करूँ? शिखा और पूजा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। एक बार हम कोशिश करें? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों भी तो इन बच्चों की माँ ही तो हो। ये सुनकर शिखा और पूजा बच्चों को सीने के पास लाती हैं और उन्हें दूध आ जाता है। बच्चे दूध पीकर शांत हो जाते हैं। अरे ये तुम दोनों को कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कब से कोशिश कर रही थी। आप ज्यादा मत सोचिए, अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। और क्या, हम इन बच्चों की माँ नहीं है? हम भी तो इनकी माँ हैं। ये कहकर शिखा और पूजा अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है और बच्चों को सुलाकर कमरे से बाहर आ जाती है। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ माँ होना क्या होता है। हाँ, मेरा भी मन नहीं हो रहा था अपने बच्चे को अपने आप से दूर करूं। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर शांति भी कमरे के बाहर आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। तुम दोनों को अब एहसास हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था, तब तुम दोनों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब झेलो, जैसी करनी वैसी भरनी। पर माँ जी, दीदी एक बहुत अच्छी माँ है, इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो ईश्वर की माया है। मुझे क्या, अभी तो अच्छे लग रहे हैं, जब खुद तुम्हारे बच्चे तुम्हें चाची बुलाएंगे और तुम्हारे सामने किसी और को माँ, तब समझ आएगा। ये कहकर शांति वहां से चली जाती है। शिखा और पूजा एक दूसरे को देखने लगती हैं। क्या हमने सच में अपने बच्चे जेठानी जी को देकर गलत किया? नहीं, ऐसा मत सोचो, माँ जी तो कुछ भी कहती हैं, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने ही तो हैं। ये कहकर दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। दूसरे दिन सुबह बच्चों के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर शिखा और पूजा जल्दी से अपनी जेठानी के कमरे की तरफ भागती हैं। अरे बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं? और जेठानी जी कहाँ है? अरे बच्चे यहाँ अकेले लेटे हुए हैं, जेठानी जी इन्हें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं? माँ जी सही तो नहीं कह रही थी, जेठानी जी बहुत परेशान है। क्या इस सदमे में वो हमारे बच्चों को अच्छे से संभाल लेंगी? हमें जेठानी जी पर भरोसा रखना चाहिए, वो संभाल लेंगी। क्या हमने ये त्याग करके कोई गलती कर दी है? तभी सीमा रसोई से बच्चों के लिए दूध बनाकर लौटती है। अरे तुम दोनों यहाँ पर? मैं तो इन दोनों के लिए रसोई में दूध बनाने गई थी। तुम दोनों को तो पता ही है ना, मुझे दूध नहीं आता। हमें इनके रोने की आवाज सुनाई दी तो आ गए और देखा कि बच्चे अकेले हैं तो उठा लिया। अगर आप कहो तो हम कुछ देर इन्हें अपने कमरे में ले जाकर सुला दें। अरे हाँ,
तुम दोनों को कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। ये सुनकर शिखा और पूजा अपने अपने बच्चे लेकर अपने कमरों में चली जाती हैं। उन्हें दूध पिलाकर सुला देती हैं। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ महीने सीमा बच्चों को घर के सामने पार्क में लेकर गई होती है। वहां बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे मैं तो बच्चों को बाहर ले आई और इतनी तेज बारिश होने लगी है। मैं बच्चों को वापस लेकर कैसे जाऊं? इतनी मिट्टी है, कीचड़ है। तभी सीमा देखती है कि सामने से दोनों देवरानियां आ रही होती हैं। सीमा उन्हें देखकर आवाज देने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। उसकी गोद से दोनों बच्चे भी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर शिखा और पूजा घबराकर उनकी तरफ दौड़ती हैं। हे भगवान जेठानी जी, आप इतनी बारिश और कीचड़ में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? तभी दोनों देखते हैं कि सीमा का सिर पत्थर से टकरा गया है और वो बेहोश हो चुकी है। जल्दी करो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। बच्चे भी इतना रो रहे हैं और जेठानी जी भी बेहोश है। हाँ, अब तो मुझे लगने लगा कि कहीं हमने सच में गलती तो नहीं कर दी। जल्दी चलो। दोनों बच्चों और सीमा को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं। डॉक्टर बच्चों और सीमा का चेकअप करते हैं। देखिए, फिक्र मत करिए, आपके दोनों बच्चे ठीक हैं। इन्हें बस हल्की सी खरोंच आई है, पर आपकी जेठानी के सिर में काफी चोट आई है। हमने उन्हें दवा दे दी है, अब उन्हें होश आ गया है। आप उनसे मिल सकती हैं। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शिखा और पूजा बच्चों को नर्स के पास छोड़कर सीमा से मिलने जाती है। कैसी हो दीदी? आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा आपके सिर में बहुत चोट लगी थी। दोनों बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें मेरी वजह से कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं दीदी, बच्चे बिल्कुल ठीक है। आप उनकी बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे उनको नहीं ले जाना चाहिए था। किसी और की अमानत का मैं ख्याल भी नहीं रख पाई। ये सुनकर शिखा और पूजा चौंक जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। हाँ, मुझे सब याद आ गया। कैसे मेरी तकलीफ दूर करने के लिए तुम दोनों ने त्याग किया। कैसे मेरा बच्चा मरने के बाद तुम दोनों ने ही मुझे अपने बच्चे दिए। ये हमारा फर्ज था दीदी। हमें पता था कि आप हमारे बच्चों का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखोगी। और आपकी हालत उस वक्त ऐसी थी, हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपसे झूठ बोलने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। माफी मुझे मांगनी चाहिए। तुम दोनों ने अपनी अमानत मुझे सौंपी और मैं उन्हें संभाल ना पाई। मुझे माफ कर दो। पर मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, मैं हमेशा उन्हें उनकी सगी माँ की तरह ही पालूंगी। बहुत प्यार करूंगी। तुम दोनों आज से मेरी देवरानी नहीं, बहने हो। ये कहकर सीमा शिखा और पूजा को गले से लगा लेती है। तीनों की आंखों से खुशी में आंसू बहने लगते हैं। लेकिन अब तक शिखा और पूजा के मन में अपने बच्चों के लिए ममता जाग उठी थी। उनके मन में ये डर भी बैठ चुका था कि क्या सीमा उनके बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर पाएगी या नहीं। एक तरफ जेठानी का दर्द था, दूसरी तरफ अपनी कोख से जन्मे बच्चों का मोह। दिल और रिश्तों की इस कसौटी पर अब तीनों बहुओं की परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या ये तीनों ऐसे ही बहनें बनकर उन बच्चों का पालन करेंगी या फिर उनकी असली माएं अपने बच्चों को वापस ले लेंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।